जय हिंद दोस्तों। मैं राम बाबू इस करेंट अफेयर्स के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 12 अप्रैल 2023। आज के टॉप 10 क्वेश्चन हम लेके आए हैं आप सभी के बीच में। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपका कोई भी क्लास मिस न करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को दशकों पुरानी घंटी अप्रैल 2023 में वापस मिल गया। यह पहली बार कब लगाई गई थी? यानी कि दशकों पहले INS विक्रांत को जो पुरानी घंटी थी वह वापस मिल गई है। यह सबसे पहले कब लगाई गई थी? तो यह जो है 1961 ईस्वी में लगाई गई थी। भारत में अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। पहले एक थे, अब 2 हो गए हैं। यानी कि INS विक्रांत को अब शामिल कर लिया गया है इसमें। चलिए इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम देखते हैं। घंटी के बारे में थोड़ा हम देखें क्या बात कह रहा है। घंटी वर्ष 1961 ईस्वी INS विक्रांत पर लगाई गई थी। उस समय भारत में ब्रिटिश मूल के विमानवाहक HMS हरक्यूलिस खरीदा और इसे भारतीय नाम दे दिया। यह घंटी वर्ष 1997 ईस्वी तक काम करती रही। इसके बाद यह 36 वर्षों तक इंडियन नेवी का हिस्सा रही थी। इसके बाद में देखिए क्या हुआ, बाद में इसे हटा दिया गया था और इसे नेवी के वाइस चीफ के घर पर, यहाँ पे घर होगा छूट गया है, घर पर सुरक्षित रख दिया गया था। चलिए इसके आगे देखिए क्या बात कर रहा है। बात करें अब हम कि INS विक्रांत जो है इस पर घंटी का क्या काम है। नए INS विक्रांत को सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। नेवी के ऑफिसरों ने बताया कि घंटी युद्धपोतों पर यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी युद्धपोतों के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नाविकों को आपातकालीन स्थिति के समय संकेत देने का काम करता है, यानी संकेत देने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा वो घंटी जिसे INS विक्रांत में फिर से मंजूरी मिल गई है लाने के लिए। और आगे बढ़ते हम। पुराने INS विक्रांत का इतिहास क्या रहा इसके बारे में हम देखते हैं। 1971 ईस्वी में सन 1971 ईस्वी के इंडिया पाकिस्तान वार में INS विक्रांत ने कई जगहों यानी जहाज़ों के साथ मिलकर के पूर्वी पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, को घेर रखा हुआ था। बांग्लादेश की अगर बात करें तो ये सन 1971 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। उसमें भारत में इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने काफ़ी इसका हेल्प किया। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि आज़ाद देश बन गया बांग्लादेश। आगे अगर हम बात करें तो INS विक्रांत ने सीहॉल लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया था। इसे पाकिस्तान के किसी भी जगह और सबमरीन, यानी कि जो पुरानी पनडुब्बियाँ है, सबमरीन जहाज़ और सबमरीन यानी पनडुब्बी पूर्वी पाकिस्तान तक पहुंचाने के रास्ते को बंद कर दिया था। तो वहां की फ़ौज को सपोर्ट मिलना बंद हो गया था। बांग्लादेश आज़ाद करने में पुराने INS विक्रांत की बड़ी भूमिका थी। पुराने वाले INS विक्रांत को 31 जनवरी 1997 ईस्वी में नेवी में कमीशन कर दिया गया, यानी कि उसे अब रिटायर कर दिया गया और इसे शामिल किया गया है। चलिए और अब देखते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की किस कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीत लिया है। यानी वो कौन सी कंपनी है जो वर्ल्ड वैक्सीनेशन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। तो यह जो कंपनी है, यह कंपनी कौन है? बायोटिक कंपनी है, जिन्होंने इसे
भारत बायोटेक कंपनी जो है इस पुरस्कार को जीता है। अब बात करें हम भारत बायोटेक कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इस कंपनी की स्थापना 1996 ईस्वी में हुआ था। अभी वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वर्तमान समय में इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। चलिए इससे संबंधित कुछ और मुख्य फैक्ट को देखते हैं। वर्ल्ड वैक्सीनेशन कांग्रेस का आयोजन वाशिंगटन यानी कि यूएसए में 3 से 6 अप्रैल को हुआ था इसी 2023 में। इस कांग्रेस में भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड मिला। यह अवार्ड बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट की कैटेगरी में मिला है। ये जो उसको पुरस्कार मिला है ये किस कैटेगरी में मिला है, तो ये जो है अवार्ड, यह अवार्ड जो है बेस्ट प्रोडक्शन यानी कि प्रोसेस डेवलपमेंट की कैटेगरी में ये अवार्ड उन्हें मिला है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं भारत बायोटेक के बारे में, ये क्या चीज़ है। भारत बायोटेक ट्रानेजन कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन का उत्पादन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। जनवरी 2023 में इसने इंट्रानेजल वैक्सीन इनोकोवैक्सीन को लॉन्च किया था। यानी कि इन्होंने क्या किया था, कोवैक्सीन को इन्होंने क्या किया था, लॉन्च किया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है, तो ये जो देश है ये तिब्बत है। तिब्बत को सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है। वैसे आप जानते हैं कि तिब्बत चीन का एक हिस्सा है। चीन के अब नियंत्रण में तिब्बत आ गया है। अब तिब्बत के बारे में कुछ और फैक्ट को देखते हैं, ये क्या है। चीन ने तिब्बत को सन 1951 ईस्वी में अपने नियंत्रण में ले लिया था। तिब्बत को संसार का छत भी कहा जाता है। अब वर्तमान में इसे संसार का छत कहा जाता है, जिसे पामीर का पठार के नाम से भी जाना जाता है। पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। पामीर के पठार जो तिब्बत में है, इसी तिब्बत में पामीर का पठार है जिसे विश्व के छत के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम यहाँ, यानी कि तिब्बत जो है बौद्ध धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इनके धार्मिक नेता जो है दलाई लामा है। तिब्बत की सीमा किन किन देशों से लगती है, अब इसे देखते हैं। तो तिब्बत की सीमा जो है यह देखिए किन किन देशों से लगती है। तो सबसे पहले अपना भारत से लगती है, फिर चीन से लगती है, फिर अफ़गानिस्तान से लगती है, फिर म्यांमार से लगती है। और म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार जो है इसे वर्मा भी कहा जाता है। म्यांमार को वर्मा भी कहा जाता है। पहले इसका नाम वर्मा ही था, वर्मा से यह लगती है। चलिए इससे संबंधित और कुछ देखते हैं बातें। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र पर भारत की स्थिति क्या है, इसे देखते हैं। सन 1988 ईस्वी में तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीनी यात्रा के दौरान बयान में कहा गया था कि तिब्बत चीन का एक ऑटोनोमस रीजन यानी कि स्वायत्त क्षेत्र यानी वो चीन का हिस्सा है। इसके बाद जून 2003 में तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया कि चीन यात्रा की थी, और उस समय यह बताया था कि उन्होंने यानी कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था। इस दौरान एक संयुक्त घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया और उस पर साइन किया। इसमें भारत ने मान्यता दी थी कि तिब्बत जो है ऑटोनोमस रीजन यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है। यानी कि ये भी कहने का मतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी ने भी बता दिया कि तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस जो है यह 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। अब देखिए कुछ और इस महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। 12 अप्रैल 1961 ईस्वी में
यूरी गागरिन, यानी ये रूस के थे, सोवियत संघ के थे। यूरी गागरिन पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरे थी, यानी इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया है। तब से यह 12 अप्रैल को अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में, यानी अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महाराष्ट्र सरकार ने किसकी जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव, यहाँ पे गौरव होगा, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने किसकी जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव के रूप में घोषित किया है? तो ये जो है स्वतंत्र वीर गौरव, ये कौन है? बी डी सावरकर ने इसे क्या किया है? घोषित किया है। चलिए आगे तो और कुछ इसमें देखते हैं। इस दिवस का ऐलान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। बी डी सावरकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये 28 मई को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो 28 मई को बी डी सावरकर जयंती मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून लागू हुए हैं? ये तमिलनाडु राज्य है। इसी पे ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून फिर से बना दिए गए। इस कानून को पहले हटा दिया गया था, अब इसे पुनः लागू कर दिया गया है। बात करते हैं हम कि मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो ये जो है M.K. स्टालिन है। गवर्नर वहाँ के कौन है? तो R.N. रवि है। और राजधानी तो आप जानते ही हैं, चेन्नई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा और पॉइंट है। पहले इस विधेयक को हटा दिया गया था, पर तमिलनाडु के विधानसभा ने इसे सर्वसम्मति से पुनः दोबारा पारित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किबुथु गांव में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है? वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चाइना के तनाव के कारण भारत सरकार ऐसा कर रहा है। सबसे पहले हम देख ले कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। और वहाँ की अगर गवर्नर की बात करा जाए तो गवर्नर कौन है? केवल त्रिविक्रम परनाइक है। और राजधानी तो आप जानते ही हैं, राजधानी ईटानगर है। चलिए अभी से संबंधित चीन के बारे में और हम देख लेते हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिर से देख लेते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास को लाना है और उन्हें स्वावलंबी और समृद्ध समुदायों में बदलना है। किबुथु क्या? किबुथु ये जो है, ये गांव है। यह गांव भारत के, यानी किबुथु गांव जो है, यह गांव भारत और चीन की सीमा LAC के पास स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 9000 फीट है। यह भारत का सबसे पूर्वी गांव है और सूर्योदय की भूमि भी इसे कहा जाता है। आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए सूर्योदय की भूमि भी कहा जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के लिए यह प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। इस गांव में बिजली, स्वास्थ्य सुविधा और सही सड़कें जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। इससे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए यह व्यवस्था लाई गई है। अब चीन ने इसका विरोध किया है। क्यों किया है, इसे देख लेते हैं। गृह मंत्री की किबुथु यात्रा पर चीन ने ऐतराज़ जताया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा जंगनान, यानी अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम ये है। जंगनान क्या है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है। चीन के क्षेत्र का हिस्सा है, यानी चीन ने क्या कह दिया कि यह चीन के क्षेत्र का हिस्सा है। आप यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस पे भारत ने क्या किया? इसके बारे में अब देखते हैं हम।
भारत में यह प्रोग्राम 4 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये किबिथु योजना जो है किन किन राज्यों को जोड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में यह चलाया जाएगा। एवं एक केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है जो लद्दाख है। लद्दाख में यह शामिल है। 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लॉकों में यह योजना चलेगा। इससे यहाँ के लोगों की आजीविका के अवसर और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 663 गाँवों को शामिल किया गया है। 663 गाँवों को इसमें पहले योजना में इतने गाँवों को शामिल किया गया है। इससे चाइना को धक्का लगने वाला है, इसलिए चाइना ऐतराज़ जताया है। अब बात करें इसमें कि कितना खर्च आया है, यानी कि कितना खर्च होगा, तो इसमें देखिए 4800 करोड़ रुपया, यानी कि इसमें से 2500 करोड़ रुपया जो है सड़क निर्माण के लिए 4800 कुल रुपये खर्च होंगे। 4800 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें से 2500 करोड़ रुपये सिर्फ और सिर्फ सड़क निर्माण में खर्च होंगे। प्रोग्राम कब से यह लागू हो जाएगा, तो यह देखिए वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 में यह प्रोग्राम को लागू कर दिया जाएगा। अब आप बात कर लेते हैं कि इसके तहत सभी मौसम के अनुकूल सड़क, पेयजल, 24 घंटे सौर की व्यवस्था होगी। इसमें सौर ऊर्जा मिलता रहेगा। सौर तथा पवन ऊर्जा केंद्र, विद्युत आपूर्ति, मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र और बहुउद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर की विकास पर जोर दिया जाएगा। इस योजना से यह लाभ मिलेगा। अब बात कर ले कि यह योजना क्यों जरूरी है, तो दरअसल चुनौती चीन से है, यानी कि यह चुनौती चीन से है। चीन इस पे एतराज़ जता रहा है। चीन ने अपने सीमावर्ती इलाकों में लगातार गाँवों का निर्माण कर रहा है, जिसे भारत को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए भारत ने यह किबिथु योजना को चलाने का निर्णय लिया है। इस गांवों के नाम पर वहाँ PLA यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए रसद और हथियारों का स्टोरेज बना रहा है। यानी कि भारत को घेरने के लिए ये काम सीमावर्ती इलाकों में चाइना कर रहा है और वहाँ पे उसका लक्ष्य है PLA यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को, यानी कि रसद और भोजन सामग्री, हथियारों को वहाँ पे स्टोर कर रहा है, यानी कि जमा कर रहा है। दूसरी ओर भारतीय इलाके सीमावर्ती गाँवों में पलायन बढ़ता जा रहा है, यानी कि भारतीय इलाकों में चीनी लोगों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, यानी कि भारतीय लोगों में चाइना के लोग आके मिल रहे हैं। इसलिए भारत ने इस पर ध्यान दिया है कि ऐसा चाइना नहीं कर सकता है। आगे हम बात करें, गांव में खाली हो रहे हैं, यानी कि गांव में क्या हो रहा है। दूसरे ओर भारतीय इलाकों में सीमावर्ती गांवों के पलायन बढ़ता जा रहा है, यानी कि भारत के जो गांव है वो अपने भारतीय एरिया में और आ रहे हैं। और दूसरी बात करें कि गांव खाली हो रहे हैं, इसलिए खबरें न्यूज़पेपर में आती तो है, लेकिन डिजिटल ज़माने में खो जाती है। रोजगार के अवसर पर कम होने की वजह से सीमावर्ती गांव वीरान हो रहे हैं, यानी कि इसलिए भारतीय जो गांव है और जहां पे जनसंख्या ज़्यादा है वहां पे आ रहे हैं। अब आगे बात करें इसमें, ऐसे में केंद्र सरकार ने यहाँ सुविधा बढ़ाने और अवसर पैदा करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बनाया है। अब यूथ 20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, फिर इसके बाद में हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चीन को कड़ा संदेश देते हुए, 8 नंबर क्वेश्चन ये भी चीन से संबंधित है। चीन को कड़ा संदेश देते हुए भारत ने यूथ G20 की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया है, यानी कि यह जो है यह लेह में इस बैठक को करने के लिए क्या किया है, फैसला ले लिया है। यानी कि यह बैठक कहाँ होगी, तो लेह में होगी।
यह बैठक लेह में होगी। भारत ने चलिए पहले इससे संबंधित कुछ और बात को, मुख्य फैक्ट को देख लेते हैं इसके बारे में। यूथ 20 शिखर सम्मेलन या Y20 की बैठक 26 से 28 अप्रैल तक लेह यानी कि लद्दाख में होगी। इसमें लगभग हर G20 देश के लगभग 80 प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी कि इसमें जो हर 20 देशों से लोग आएंगे, 20 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा। चीन इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में G20 की एक मीटिंग का बहिष्कार भी कर चुका है, इसलिए भारत ने इस पर फिर से जोर दिया है। माना जा रहा है कि चीन अब लेह में आयोजित इस G20 मीटिंग से भी दूर रहेगा, यानी कि चाइना जो है G20 मीटिंग में शामिल नहीं होगा, दूर रहेगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बैठक के आयोजन पर आपत्ति जताई है। वह इस मीटिंग में आमंत्रित नहीं है, यानी कि यह जो है इस मीटिंग में ये भी नहीं आना चाह रहे हैं। श्रीलंका में 22 से 24 मई तक G20 पर्यटन मीटिंग होने वाली है, यानी कि 22 से 24 मई तक यह मीटिंग होगी G20 की। इसमें 20 देशों के लोग आएंगे, पर्यटक मीटिंग होगा यह। अब बात कर ले हम लद्दाख, तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो BD मिश्रा है। आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल ही होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। तो उपराज्यपाल कौन है? BD मिश्रा है लद्दाख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। भारत ने किन वन जीव को संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस यानी कि IBCA लॉन्च किया है? तो ये देखिए किन किन जानवरों के लिए भारत ने किया है। तो बाघ के लिए किया है, बात करते हैं। बाघ के लिए किया है, शेर के लिए किया है, तेंदुआ के लिए किया है, हिम के लिए किया है और हिम तेंदुआ के लिए किया है। हिम तेंदुआ एक ही में होगा, हिम तेंदुआ। उसके बाद में चीता के लिए किया है, चीता। और फिर जगुआर एक जानवर है और पयूमा एक जानवर है, इसके लिए किया है। चलिए आप देखते हैं इससे संबंधित और कुछ मुख्य बातें। इन जानवरों को आप इमेज में देख सकते हैं, ये जानवर है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस IBCA शुरू किया है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूर यानी कि कर्नाटक में 9 अप्रैल 2023 को की। इस दिन भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए। इससे संबंधित कुछ और मुख्य फैक्ट है। भारत ने एयरलाइंस का प्रस्ताव क्यों रखा? क्योंकि भारत को बाघ, एजेंटा और शेर, हिम तेंदुओं जैसे वन बिग कैट के संरक्षण का एक लंबा अनुभव है। हर दुनिया के एकमात्र देश है, यानी कि हम दुनिया के एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीते जंगलों में पाए जाते हैं। पयूमा और जगुआर को छोड़ करके आज भी हमारे पास सभी बड़ी बिल्लियाँ पाई जाती हैं। कुछ इमेज हम लेके आए हैं, इस इमेज को देखिए आप। ये जो है ये इसको जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत ने IBCA के लिए कितनी रकम की गारंटी दी है? तो भारत ने जो है IBCA के लिए भारत ने इस गठबंधन के लिए $100 मिलियन, यानी कि अगर भारतीय रुपया में अगर बात किया जाए तो 800 करोड़ रुपया से अधिक आवंटित यानी कि गारंटी दी है कि इतनी रुपया जो है इस जंगलों में जानवरों के ऊपर खर्च किए जाएंगे। आश्वासन दिया है भारत के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी जो है, डोगरी कहाँ की भाषा है? यानी कि जो ये संस्करण जारी किया गया है तो डोगरी कहाँ की भाषा है? तो आप जानते हैं डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं तो मनोज सिन्हा है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल के क्लास में मिलते हैं। तब तक ले खुश रहिए।
बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।